देखिए, कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है, इसलिए आज शुरुआत उस खबर के साथ करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोरोना के आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से वक्त अपना और अपनों का ख्याल रखने का है। ताजा आंकड़े अगर हम देखें तो देखिए, देश में कोरोना के एक्टिव केसेस में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिसके साथ ही सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। केंद्र लगातार राज्य सरकारों से संपर्क में है। ताजा मामला अगर हम देखें, उन पर तमाम नजर रखी जा रही है। आंकड़ा किस कदर बढ़ता जा रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, कहीं कोई नया वेरिएंट की घुसपैठ ना हो जाए। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोरोना को लेकर किस तरह सरकारों की तैयारी पुख्ता है और हमारे अस्पताल अलर्ट मोड में है। तो चलिए समझते हैं कि कोरोना संक्रमण ने कैसे अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई है और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां कोरोना के मामले में जबरदस्त उछाल आया है। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बात देश की करें तो पिछले 24 घंटे में 3038 नए मरीजों की पहचान की गई है, जो कुछ दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा आंकड़ा है। केवल 41 दिन में एक्टिव केस में भारी इजाफे के बाद राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गए हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि केवल एक महीने में नए केस में 9 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और ताजा अपडेट जो मिल रहा है वो ये है कि राजस्थान के सीएम गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये जानकारी साझा की है। हालांकि उन्हें कोविड-19 के हल्के लक्षण ही हैं। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी कोरोना से संक्रमित हो गई हैं। वसुंधरा ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो पूरी तरीके से आइसोलेशन में है। आईपीएल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। आईपीएल में हिंदी कमेंट्री पैनल में शामिल आकाश चोपड़ा कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इस बात की जानकारी खुद आकाश ने ट्वीट के जरिए दी है। राज्यों की बात करें तो नए केस के मामले में केरल सबसे आगे चल रहा है। यहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के 964 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं बात अगर हम यहां पर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में कोरोना के 318 नए मरीजों की पहचान की गई है। खास बात यह है कि हिमाचल में लगातार सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के कुल 248 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 711 तक पहुंचा है। नए मामलों में ये उछाल करीब 186% के करीब है। यही हाल दिल्ली का भी है, जहां पिछले 24 घंटे में 521 नए मरीजों की पहचान की गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कोरोना ने दस्तक दे दी है एक बार फिर से। बिल्कुल सरगम, और देखिए जाहिर है तेजी से बढ़े मामलों से चिंता तो निश्चित तौर पर बढ़ी है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना यह है कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या स्वास्थ्य विभाग की वो गाइडलाइंस है जिसका हम सबको पालन करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमें एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना है। कोई भी दवाई ऐसे नहीं ले सकते। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हर बुखार कोरोना नहीं होता। आपको आया बुखार मौसमी भी हो सकता है। फिलहाल तो देखिए, अगर नए मामलों की बात करें तो पीछे XBB 1.16 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नया XBB 1.16 वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मामले तेजी से बढ़ रहे हों तो हमें फिर से कोविड से जुड़े तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना चाहिए। ध्यान रहे कि अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवा लें, ऐसा आग्रह है आपसे। अगर आपको सांस में तकलीफ हो रही है, तेज बुखार है, तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। यही नहीं, अगर गंभीर बीमारी से आप जूझ रहे हैं और ऐसे लोगों को इस वक्त डॉक्टर से संपर्क में रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तमाम ख्याल आपको रखना है। कोरोना से जुड़े आंकड़े भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, उसी की आवश्यकता है। अपने पुराने अनुभव से सीख लेकर हम कोरोना खतरे को मात दे सकते हैं। ट्रीटमेंट में अभी भी यही है कि जिनको जो पॉजिटिव भी हैं, बेसिकली अपने आप को आइसोलेट करो कम से कम 7 to 10 डेज के लिए। एंड कई लोगों को ये सिम्टम, मोस्ट ऑफ द पीपल अभी तक माइल्ड हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनको दाखिल होने की जरूरत पड़ी है सो फार, लेकिन ये ऐसा आने वाले वक्त भी हो, ऐसा कहना तो बड़ा मुश्किल है। जैसे कि पूरे देश में कोविड के केसेस की संख्या में उछाल आया है, लखनऊ जनपद में भी कमोवेश थोड़े से केसेस
बढ़े हैं। पिछले 4-5 दिन में ऑन एन एवरेज 10 से 12 केस हमारे रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कोई भी सिम्टोमेटिक नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब आराम से अपने घर में आइसोलेशन में है और हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता किसी को नहीं पड़ी है। सिचुएशन ऐसी है जिसमें हमको पैनिक नहीं होना है। हम पिछले 2 साल से कोविड से लड़ रहे हैं एंड सारे लोग, सारी जनता भी ये जानती है कि उसको कैसे उससे बचा जाए और कैसे उसको स्प्रेड होने से भी रोका जाए। वैक्सीनेशन का बहुत ही बड़ा रोल है। हमने देखा है कि जितने भी पेशेंट आते हैं वो माइल्ड सिम्टम के साथ ज़्यादातर होते हैं, जो होम आइसोलेशन में ठीक हो जाते हैं, जैसे हमने पिछले साल देखा था ओमिक्रॉन के समय पे। वेरिएंट तो अभी कोई ऐसा कोई हमारे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसमें डरने की बात है और एडवाइजरी सेम है जैसे पहले भी रही थी कि हमारा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क का पहनना पब्लिक प्लेसेस में और बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग और मेन तो यही रहती है। और बाकी सिम्टम्स आपको आते हैं तो इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और अगर पॉजिटिव आता है, आपकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो हम इसको ट्रीट करते हैं। ये वायरस का नेचर है कि अपना थोड़ा सा माइल्ड म्यूटेशंस होके वो वापस मल्टीप्लाई होते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो स्प्रेड भी होते हैं। तो प्रोबेबली इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि कोई एक माइनर म्यूटेशन हुआ है, फेवरेबल कंडीशंस मिली हैं स्प्रेड होने के लिए, तो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। बट प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं इनमें से किसी में भी सीवियर सिम्टम्स या वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ी है, तो ये एक अच्छी बात है। अभी हम लोग एक स्टेट ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी में हैं। हाइब्रिड इम्यूनिटी का तात्पर्य होता है कि अधिकतर सभी लोगों को 95% से ज़्यादा लोगों को 2 डोजेज लग चुकी है। बहुत अधिक परसेंटेज में लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। इसके साथ साथ इन पेशेंट्स को उनको स्वयं को भी कोविड हो चुका है। तो कोविड होना और बूस्टर डोज लगने दोनों एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है जिनको हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। और अभी हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी का स्टेटस सोसाइटी में बहुत अच्छा है। तो जो लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं उनमें भी बहुत माइल्ड लक्षण हो रहे हैं और 5-7 दिन के अंदर वो बिल्कुल नेगेटिव हो रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ बेटर इम्यून स्टेटस अगर कुछ केसेस थोड़े बहुत बढ़ भी रहे हैं तो किसी तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है। तो देखिए, अभी तक देश में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB.1.16 के सबसे ज्यादा मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। राहत की बात यह भी है कि ये सब वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है, फिर भी एक्सपर्ट्स और सरकार लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील कर रहे हैं। अहम बात यह है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर जीनोम सीक्वेंसिंग तेज कर दी गई है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है, कैसे इसको अंजाम दिया जाता है, देखिए। 90% केसेस में ये जेनोमिक सीक्वेंसिंग में XBB 1.5 निकल रहा है और BQ 1.1 निकल रहा है 10% केसेस में। ये बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न है कि नहीं, ये वेरिएंट कितना घातक है, इसके सिम्टम में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। जैसे पिछले वायरसेस में जो है वो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल चला जा रहा था, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें डायरिया हो रहा है, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहले वेरिएंट्स थे BA.4, BA.5, BQ, ये सब वेरिएंट्स हैं। अभी इसका और कोई नया ओमिक्रॉन का वेरिएंट नहीं आया। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी है और जिन लोगों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है उनके सारे के सारे अपेक्षित हैं कि सब सैंपल्स में हम उनको जीनोमिक लैब्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म करें और भेजें, ताकि हम उनको मेंडेलियन रैंडमाइजेशन के जरिए जीन मैपिंग करें और जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, जिससे नए वेरिएंट का पता लगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात एक ऐसे बुजुर्ग की कर लेते हैं जिनकी दिलेरी की तारीफ चारों ओर हो रही है। ये बुजुर्ग महिला ने रेलगाड़ी को बड़े हादसे से बचा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस महिला की सूझबूझ और सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। 70 साल की चंद्रावती मंगलुरु में मंदारा इलाके के पास रहती हैं। इन्होंने लाल कपड़ा दिखाकर इधर से गुजर रही एक ट्रेन को रुकवाया और हादसे से बचा लिया। दरअसल मंगलुरु में पाडिल लोकट्टे रेलवे लाइन पर एक पेड़ पटरियों पर गिर गया था। चंद्रावती ने पेड़ को पटरी पर गिरते देखा तो उन्हें खतरे का अंदेशा हुआ और लगा कि इसके चलते बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके बाद इन्होंने एक भी पल गंवाए तत्काल रेल पटरी के पास खड़े होकर लाल कपड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से यहाँ से होकर गुजर रही मंगलुरु से मुंबई जा रही रेलगाड़ी के लोको पायलट ने ब्रेक लगाया
और रेलगाड़ी उस जगह से ठीक पहले रोक दी जहां पेड़ गिरा था। इसके बाद रेल प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। रेलवे पुलिस ने खतरे को भांपकर तुरंत कदम उठाने के लिए चंद्रावती की सराहना की है और उन्हें सम्मानित किया है। चंद्रावती की ये सूझ समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने आसपास के माहौल और हालात के प्रति जागरूक रहने और समय पर उचित कदम उठाने का संदेश देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात प्रभु श्री राम की हो जाए और आपको लिए चलते हैं पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां रामायण सर्किट बनाया जा रहा है, जिसके तहत रामायण से जुड़ी जगहों को न सिर्फ विकसित किया जा रहा है बल्कि उन्हें प्रमोट भी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो भारतीय पर्यटक हैं उनको लुभाया जा सके। हाल ही में यह जानकारी जो है भारत में श्रीलंका के राजदूत मिलिंद ने महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात के दौरान की। गुड न्यूज ये है कि 56 में से 32 जगहों का श्रीलंका सरकार और टूरिज्म ने विकास भी शुरू कर दिया है। देखिए, जय रघुनंदन जय सिया राम। एक तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आकर ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर पड़ोसी देश श्रीलंका में रामायण सर्किट बनाने की तैयारी चल रही है। इस रामायण सर्किट के तहत श्रीलंका में रामायण से जुड़ी जगहों का विकास किया जाएगा। श्रीलंका में 80 ऐसी जगह हैं जिनका जिक्र रामायण की कथाओं में मिलता है। जानकारी के मुताबिक इनमें 56 जगहों की मान्यता के बारे में पुष्टि कर ली गई है और इन 56 में 32 जगहों को श्रीलंका सरकार और टूरिज्म बोर्ड न सिर्फ विकसित कर रहा है बल्कि जोर शोर से इन्हें प्रमोट भी कर रहा है। श्रीलंका की सरकार उन तमाम कथाओं से जुड़ी ऐतिहासिक जगहों को बढ़ावा देने जा रही है, एक रामायण सर्किट बना रही है। इस सर्किट के जरिए जैसे ही आप कोलंबो पहुंचते हैं उसके बाद तमाम चरित्रों को जिनका जिक्र रामायण में है, अलग अलग अध्यायों में है, उन जगहों को करीब से जाके देख सकें, उस इतिहास को देख सकें जिसके प्रति हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आस्था है, विश्वास है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लंका के राजा रावण के साथ युद्ध लड़ा और रावण का वध किया था। लंका जाने और युद्ध जीतने तक श्रीलंका में रामायण से जुड़े जितने भी स्थान हैं, चाहे राम सेतु का निर्माण करना हो, चाहे अशोक वाटिका हो जहां रावण ने माता सीता को रखा था, चाहे दिवरुम्पोला मंदिर हो जहां माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, या फिर भगवान शिव का कोनेश्वरम मंदिर हो जिसका निर्माण प्रभु श्री राम ने करवाया था, ऐसी तमाम जगहों का कायाकल्प रामायण सर्किट के तहत किया जा रहा है ताकि दुनिया भर के हिंदू पर्यटकों को लुभाया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा राम सेतु ही है, जिसको रामचंद्र भगवान जी सारे पुल बना के पूरा सीता जी को लेने गए थे। फिर हनुमान जी ने लंका जलाई थी, फिर वहाँ पे वाटिका है जहाँ पे सीता जी को रखा गया था, और ऐसे कई भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ बहुत सारे मंदिरों जिनके बारे में हम हिंदुओं को पता भी नहीं है। तो अगर ये सर्किट बन रहा है और हमें अपने धर्म के बारे में जानने को मिल रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। खबर तो ये भी है कि इस रामायण सर्किट को देखने के लिए भारतीय श्रद्धालुओं को एक खास सहूलियत भी दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ भारतीय करेंसी यानी कि भारतीय रुपया भी चलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय पर्यटक श्रीलंका के इन धार्मिक स्थानों को देखने के लिए वहाँ आ सके। Purpose of developing this project is to promote the Ramayan Trail in Sri Lanka. It is very important as we as the Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, not only the Ramayan Trail that you experience, that there are so many other cultural and historic sites in Sri Lanka which is related, India being our next door neighbor. आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को इस रामायण सर्किट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि पर्यटन उद्योग श्रीलंका की कमाई में अहम भूमिका निभाता है, मगर कोरोना महामारी के कारण वहां बीते कुछ सालों में पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है। यानी पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने में ये रामायण सर्किट काफी मददगार साबित हो सकता है।
उस अयोध्या में जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वहां विशाल मंदिर और उसके साथ ही उनकी जीवन यात्रा दक्षिण में यानी श्रीलंका में जैसे जैसे चली, वो तमाम अध्याय जीवंत होंगे जैसे ही श्रीलंका में रामायण सर्किट तैयार होगा। यानी अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक वो तमाम सारे अध्याय एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आने वाले हैं। ये विशेष रिपोर्ट लेकर अभिषेक के साथ में आशुतोष मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। तो हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का लोहा तो दुनिया मानती है, लेकिन अब दुनिया भारत को वो दम दिखाने वाली है जिसके बाद दुश्मनों की बोलती बंद होना तय है। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द रूस से आए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग करने जा रही है ताकि दुनिया को भारत की शक्ति का पता चल सके। ये एक ऐसा आसमानी रक्षा कवच है जिसके आगे दुश्मन की ताकतवर मिसाइलें भी फेल हो जाती हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद खतरनाक वायु रक्षा प्रणाली। मिसाइल और हवाई हमलों से बचाव के लिए बेमिसाल रक्षा कवच। रूस से हिंदुस्तान को मिला है वो ब्रह्मास्त्र जिसकी क्षमता का लोहा दुनिया मानती है, जिसकी मौजूदगी में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो दुश्मन की मिसाइल और विमानों की भला क्या मिसाल। ये एयर डिफेंस सिस्टम अब भारत में तैनात तो हो ही चुका है। हिंदुस्तान की सरजमी पर पहली बार इसका ट्रायल भी होने जा रहा है। बहुत जल्द भारतीय सेना इसका लाइव फायरिंग टेस्ट करने वाली है। वैसे तो भारत को सौंपे जाने से पहले रूस में दाग कर इसका परीक्षण किया जा चुका है, लेकिन भारत आने के बाद पहली बार इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया जाने वाला है ताकि भारतीय भूभाग पर इसके संचालन को परखा जा सके। इसके लिए इस मिसाइल सिस्टम से किसी फास्ट टारगेट को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि भारत और रूस के बीच S-400 की 5 यूनिट के लिए 2018 में सौदा हुआ था। ये सौदा 35,000 करोड़ रुपए में था। इसके तहत भारत को अब तक 3 S-400 स्क्वाड्रन मिल चुके हैं, जबकि 2 और स्क्वाड्रन भारत आने वाले हैं। इसके साथ सिमुलेटर्स भी मिले हैं। 2023 से 24 के अंत तक इसके सभी सिस्टम की डिलीवरी पूरी होने वाली है। भारतीय वायुसेना ने S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले 2 स्क्वाड्रन उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में तैनात किए हैं और इस साल इन्हें ऑपरेशनल करने की भी पूरी तैयारी है। तो इसी सिलसिले में अब फायरिंग करके इनका ट्रायल किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि सारे सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिर क्या है S-400 मिसाइल सिस्टम और इसकी खूबियां क्या है। ये सबसे सटीक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावरों को पल भर में नष्ट कर देता है। इसके सामने कोई हथियार नहीं टिकता। S-400 सिस्टम में 4 रेंज की मिसाइल होती है। ये सिस्टम 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल दाग सकता है। ये सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ान भरने वाले हर टारगेट को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। इसका रडार काफी ताकतवर है। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है, जबकि 400 किलोमीटर तक 72 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। कुल मिलाकर ये सिस्टम मिसाइल, विमान या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। जाहिर है इसकी तैनाती के बाद दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे।
क्योंकि इसकी जद में आने पर दुश्मन के हथियार का सफाया तय है और ये मुमकिन नहीं कि दुश्मन के हथियार इसकी पैनी निगाहों से बच पाए। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सिक्किम के नाथुला में बर्फ के पहाड़ दरकने से कई पर्यटकों की जान आफत में आ गई, लेकिन सेना और बीआरओ के जवान पर्यटकों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बर्फ के बीच चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। मिशन जिंदगी की ये तस्वीरें सिक्किम के नाथुला पास की है, जहां हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना के जवान एक बार फिर देवदूत बनकर फंसे हुए लोगों की जिंदगी बचाने के मिशन में जुट गए। मंगलवार को सुबह करीब 11:30 पर सिक्किम के नाथुला में एक बड़ा हिमस्खलन हुआ। गैंगटॉक को नाथुला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर इस भीषण हादसे की चपेट में कई लोग आ गए। हादसा इतना खतरनाक था, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। लेकिन हालात जब विपरीत हो तो भारतीय जवान ही सहारा बनते हैं। इस बार भी ऐसा हुआ। हादसे के तुरंत बाद भारतीय सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद पूरा इलाका बर्फ की चपेट में आ गया, जिसे हटाने के लिए जवानों ने न सिर्फ मशीनों का सहारा लिया, बल्कि बिना देर किए खुद भी बर्फ हटाने के काम में जुट गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बर्फ हटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लगभग 20 से ज्यादा लोग और 5 से 6 गाड़ियां हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे थे, जिन्हें सही सलामत बचाने की जिम्मेदारी ये जवान बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे रस्सियों के सहारे सेना के जवान खाई में उतरकर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 25 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब भी सेना के जवान देवदूत बनकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए गैंगटॉक के STNM हॉस्पिटल और सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एवलांच की वजह से रास्ते में फंसे 350 पर्यटकों और 80 गाड़ियों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक चीते ओबान के भागकर गांव की ओर जाने से कूनो नेशनल पार्क प्रशासन अलर्ट हो गया है। दरअसल नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा और उन पर नजर रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में अब यहां एक खास तौर से ट्रेन स्निफर डॉगी को भी तैनात कर दिया गया है। हर पल सतर्क और चौकन्नी निगाहें, हर हरकत को भांप लेने और महसूस कर लेने की खास क्षमता। ये इलू है, कमांडो इलू। भले ही इलू एक डॉगी है, लेकिन इसे अब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते और दूसरे जानवरों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया है, क्योंकि यह कोई आम डॉगी नहीं, बल्कि सुपर स्निपर डॉगी है। रिजर्व्स में और वन्य प्राणी क्षेत्र में जहां पर की शिकार की घटनाएं वगैरह होती हैं, उस क्षेत्र में स्पेशल जो है डॉग से काफ़ी मदद मिलती है कि कोई घटना हो गई है तो वो मौके पर उसको ले जाते तुरंत, बाकी किसी को वहाँ पहुँचने नहीं देते हैं। तो जो भी शिकारी वगैरह उसकी गंध रहती, स्मेल रहती, उसके आधार पर ये मतलब उसको ढूंढने में मदद मिल जाती है। 1 साल की इस डॉगी को पंचकुला में 7 महीने स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। इसे 6 और स्पेशल डॉग्स के साथ अलग अलग जानवरों के खालों को पहचानना सिखाया गया। साथ ही शिकारियों की पहचान करने सहित कई मामलों की जांच में मदद के लिए खास तरीके से ट्रेनिंग दी गई है, ताकि कूनो में जंगली जानवरों के शिकार या किसी आपराधिक वारदात पर लगाम लगाई जा सके। स्पेसिफिक ट्रेंड होकर के डॉग और हमारे कर्मचारी ट्रेंड होके आ चुके हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है हम सब लोगों के लिए, कूनो के लिए, कि हमारे लिए एक अब हम और ज्यादा प्रभावी तरीके से अपराधों पर नियंत्रण कर सकें। कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाकर चीतों को बसाया जा रहा है। हाल ही में एक चीते के नेशनल पार्क से भागकर गांव के इलाके में जाने की खबर आई। ऐसे में इलू जैसे डॉगी की काफी जरूरत महसूस की जा रही थी, ताकि चीतों को इधर उधर गायब होने पर आसानी से तलाश किया जा सके। इसके साथ 2 हैंडलर भी हैं, जो इनका ख्याल रखेंगे और इनके इशारों को समझेंगे। खेमराज दुबे, कूनो नेशनल पार्क, श्योपुर, गुड न्यूज टुडे।
और बात मुंबई की, जिसे सपनों की नगरी भी कहा जाता है, उस शहर में सफर करना अभी सबसे सस्ता है। एक स्टडी में ये बात निकलकर सामने आई है। मुंबई में सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। देखिए, माया नगरी मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं। ऐसा शहर जहां सितारों का मजमा जुटता है, जहां दुनिया का दूसरा सबसे महंगा और आलीशान घर है तो सबसे बड़ा स्लम भी है। वो शहर जहां लोकल ट्रेनों का जाल भी है और बेस्ट बसों की रफ्तार भी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में सफर करना अब दुनिया में सबसे सस्ता हो चुका है। मुंबई में यात्रा करना काफी किफायती माना जाता है। लोकल ट्रेन और बेस्ट बसेस, इन दोनों में लोग किफायती तौर पर यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में अब एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट में मुंबई जो सिटी है उसको सबसे ज्यादा किफायती शहर माना गया है ट्रैवलिंग के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से। मुंबई में रोजाना लाखों की संख्या में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसी लाइफलाइन से कम नहीं है और एक स्टडी के मुताबिक मुंबई की ये लाइफलाइन सबसे किफायती है। इस स्टडी में ये बात सामने आई है कि मुंबई में दुनिया का सबसे किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैश्विक टिकटिंग डिस्काउंट फर्म पिकोडी ने इस रिसर्च को अंजाम दिया है, जिसमें दुनिया के 45 शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर रिसर्च की गई है। इस अध्ययन में सिंगल टिकट की कीमतों के साथ मासिक पास पर भी ध्यान दिया गया है। मासिक पास के मामले में मुंबई बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है, जबकि इस लिस्ट में नागपुर सबसे सस्ता शहर माना गया है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट इज वेरी इजी एंड सस्ता भी है एंड काफी क्विक भी है। यस, कम्यूट फ्रेंडली है, सब जगह कनेक्टेड है, सो इट्स वेरी गुड। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर और मुंबई से आते हैं, चेन्नई से लोग हैं, बैंगलोर से लोग, इतने सारे टूरिस्ट भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज करते हैं। एवरी डे आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एवरी डे बस से कम्यूट होता है मेरा एंड इट इज वेरी एक्सेसिबल, वेरी इजी एंड देयर आर वेरियस ऐप एज वेल। अगर ट्रेन से भी ट्रैवल कर रही हूँ तो एम इंडिकेटर, चलो ऐप, ये सब है, तो इट्स वेरी इजी फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट टू गो अराउंड द सिटी। हालांकि दुनिया में कई ऐसे शहर भी हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। इनमें लग्जमबर्ग, तेलिन और माल्टा की राजधानी वालेटा जैसे शहर शामिल हैं। लेकिन वो शहर जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं है, वहां माया नगरी मुंबई सबसे किफायती है। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का लाल चौक और घंटा घर जल्द नए रूप में नजर आने वाला है। घंटा घर के सामने वाले हिस्से और छत में बदलाव किया जा रहा है, जबकि लाल चौक इलाके को संवारने का काम लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ये काम करवाए जा रहे हैं। असल में कश्मीर का लाल चौक पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लाल चौक में सड़क, फुटपाथ और पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्रीनगर का ये लाल चौक कई ऐतिहासिक मौकों का गवाह भी रहा है। 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर गए थे ताकि वो तिरंगा फहरा सके। सभी कामों पे जो है, सभी जगहों पे काम जोरों से चल रहा है। लगभग हमारे 80 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है। हमने जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको इनफैक्ट दो तरह से प्रायोरिटाइज किया हुआ है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अप्रैल एंड और अर्ली नेक्स्ट मंथ हम लोग उनको कंप्लीट कर सकें। चाहे वो सारे हमारे एमए रोड है, रेजिडेंसी रोड है, लाल चौक है, पोलो व्यू है, घंटाघर है, हमारा जो रिवर फ्रंट है राजबाग या लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर फ्रंट है, राइट साइड का कुछ पोर्शन है, हमारा एयरपोर्ट रोड है। इसी तरीके से दिस इज गुपकार जंक्शन जहाँ पे आप हैं, ये जंक्शन है, या इसी गुपकार रोड का काम है। फिर आगे जो हमारा डल गेट से लेकर निशात तक का हमारा राइट बुलेवार्ड वॉकवे है, निशात सत्थू का वॉकवे है। तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने प्रायोरिटाइज किया हुआ है। और आइए अब आपको दिखाते हैं ऐसी खबर, एक ऐसी महिला से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने 95 साल की उम्र में एथलेटिक्स में शानदार मुकाम हासिल कर लिया। गजब के जोश, जज्बे और फिटनेस से भरपूर दादी जो है, इन्होंने दुनिया के मंच पर भारत का नाम रोशन किया है। देखिए,
हैं 95 साल की दादी अम्मा भवानी देवी डागर, जिन्होंने एथलेटिक्स में शानदार मुकाम हासिल किया है। भगवानी देवी ने पोलैंड में हुए वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप 2023 में एक नहीं बल्कि तीन खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर कमाल कर दिखाया है। इनके बाल सफेद हैं, चेहरे पर झुर्रियां हैं, लेकिन इनके दिल में कुछ कर दिखाने का ऐसा जोश बरकरार है जो युवाओं को भी मात देता है। ये सोचो मैं जीऊंगी इतना खेलूंगी और दौड़ करूंगी, दूसरे देश में जाऊंगी, मेडल जीत कर लाऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। भगवानी देवी ने इस बार डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और 60 मीटर रनिंग में गोल्ड मेडल जीते हैं। पदक जीतकर स्वदेश लौटने पर भगवानी देवी डागर का दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। उत्साह और जोश से भरपूर दादी के मन में खेलकूद में भाग लेने का इरादा कैसे आया, ये भी जानना दिलचस्प है। फुट पहले दिन शाम को गाड़ी में पड़ा हुआ था, तो मैंने वैसे ही, क्योंकि मैं पहले मास्टर्स गेम में एक बार गया था, तो वहां पे जब मैंने एथलीट्स को देखा तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और दादी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसमें जहां तक मेरे को लगा कि हाँ दादी कैन सक्सीड। तो उस दिन जब वो शॉर्ट पुट मैंने इनको दिया रात को 8 बजे, तो रात को तो इनको मतलब ज्यादा चिड़चिड़ापन सा था क्योंकि सो रही थी ये। सुबह 5 बजे उठ के ये मेरे पास जब आई, खुद ही उठ के, मैं सो रहा था कि भाई मेरे को वो गोला दिखा कहाँ है। तो जब वो मैंने गोला दिया इनको और वो 4-5 बार इन्होंने थ्रो किया, तो तब थ्रो में मैंने मेजरमेंट किया तो वो नेशनल रिकॉर्ड था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वी कैन टेक पार्ट इन दैट। सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि पिछले साल भी भगवानी दादी ने फिनलैंड में हुए मास्टर्स गेम में खास कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा सिर में चोट के बावजूद इन्होंने राष्ट्रीय मुकाबलों में भी हिस्सा लिया और सफल रही। ये अभी नेशनल था 13 से 19 फरवरी कोलकाता में। उससे 6 दिन पहले 6 तारीख को इनको सर में सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, 5 स्टिचेस आए थे, तो स्टिचेस कटे नहीं थे, तो इसलिए बीच में हमें नेशनल का मैंने पोस्टपोन करने की भी सोची, लेकिन इन्होंने कहा नहीं खेलने चलेंगे, घर पे बैठी बैठी बोर हो गई मैं। तो जब लेके गए तो इन्होंने 100 मीटर दौड़, शॉटपुट और डिस्कस उन 5 स्टिचेस में ही किए थे। और जब हम 3 गोल्ड मेडल जीत के वापस दिल्ली आए थे, उसके बाद इनके स्टिचेस कटे थे। भगवानी देवी के पोते विकास का कहना है कि इससे पहले वो जब मेडल जीत कर आते थे तो दादी उन्हें काफी देर तक निहारती रहती थीं। तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं न कहीं दादी के मन में खेल कूद की चाहत है। इसके बाद पोते ने दादी का साथ दिया तो दादी अब उस मुकाम पर पहुंच गई हैं, जहां इन्होंने न केवल देश का नाम रोशन किया है बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। नितिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आई भीषण बाढ़ के बाद लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। वहां लोग बाढ़ में डूबे अपने घरों से सुरक्षित जगह की तरफ बढ़ते नजर आए। तालाब बनी सड़कों में कुछ लोग घुटनों तक के पानी में उतरकर कई मुर्गों की जान बचाते हुए भी इस दौरान नजर आए। ये वो लोग हैं जिन्हें सैलाब के सितम की वजह से अपना आशियाना छोड़ना पड़ा। ऐसे में वो अपने पशु और पक्षियों को साथ ले जाना नहीं भूले। इससे पहले पेरू के आसमान में रात के वक्त बिजली भी चमकती हुई नजर आई। फिर अगले दिन सुबह वहां के सड़कों पर सैलाब का कब्जा हो गया। ज्यादातर सड़कें पानी से घिरी हुई नजर आई।